TYPA पंचम सत्र जेनेरिक हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा। इसमें इकाई नंबर 3 जो है, इकाई नंबर 3 में संपादित साहित्य कृति जो है राष्ट्रीय काव्यधारा, जिसके संपादक हैं डॉक्टर कन्हैयालाल सिंह। इसमें कुछ महत्वपूर्ण कवियों की कविताएं दी हुई है। इसमें मैथिली शरण गुप्त, सिद्धराज, पंचम सर्ग, ये जो कविता है, इस कविता के बारे में हम लोग देख रहे हैं। ये मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्रीय कवि के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म जो है 3 अगस्त 1886 में चिराग, झांसी में हुआ। इनके पिता श्री रामचरण एवं माता काशी देवी थी। उनका पारिवारिक वातावरण वैष्णव संस्कारों से युक्त था। मैथिली शरण पर ये संस्कार बचपन से ही पड़ गए हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर भी, स्कूल में वे पढ़ने गए, परंतु नियमित शिक्षा वे नहीं पा सके। स्वाध्याय द्वारा उन्होंने प्रमुख संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया। बाल्यकाल से ही वे कविता करने लगे थे। 20 वर्ष की उम्र में उन्होंने उनकी जो कुछ कविताएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। उनका जो काव्य जो है, इनके काव्य अधिकतर राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है। इनका महात्मा गांधी काव्य रचना के साथ ही गुप्त जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में खुलकर भाग लिया है। महात्मा गांधी जी के आह्वान पर 1940 में वे व्यक्तिगत सत्याग्रह करके जेल गए हुए हैं। इनके विचारों पर, इनके ऊपर महात्मा गांधी जी के विचारों का प्रभाव है और इनके साहित्य में भी वे दिखाई देता है। वे कहते हैं कि 1912 में उनकी ऐतिहासिक रचना भारत भारती में प्रकाशित हुई, जिसे अंग्रेज सरकार ने राजद्रोह संकलन माना और प्रकाशित होते ही वह प्रतिबंधित हो गई। उसकी कुछ प्रतियां जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब्त कर ली हुई है। 1915 में गांधी जी जब अफ्रीका से भारत आए और तभी से आजादी की जंग में तेजी आ गई और 1913 में कविवर्य रविंद्रनाथ को गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार मिला। उससे पूर्व भारत भारती का प्रकाशन स्वतंत्रता के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इनके जो कुछ है, इनकी गुप्त जी की कुछ कृतियां हैं। मेहंत, रंग में भंग, जयद्रथवत, भारत भारती, तिलोत्तमा, चंद्रहास, किसान, पत्रावली, शकुंतला, लीला, पंचवटी, आर्य, स्वदेश संगीत, हिंदू, तीर्थ पताका, शक्ति, विकट भट्ट, गुरुकुल, झंकार, साकेत, यशोधरा, उच्छ्वास, सिद्धराज, द्वापार, मंगलघट, यशोधरा, अनुष, कुनलगीत, अर्जन विरजन, विश्व संवेदना, काबा और करबा, अजीत, प्रदक्षिणा, पृथ्वीपुत्र, हिंदीबा, अंजलि और अर्ध्य, जय भारत, भूमिभाग, राजा प्रजा, विष्णुप्रिया, रत्नावली, स्वस्ति और साकेत, ये इनके
ग्रंथों के नाम हैं। इन पर राष्ट्रीय भावना इनके काव्य में अधिक रूप से दिखाई देती है। कुछ कृतियों का उन्होंने अनुवाद भी किया है, पद्य अनुवाद भी उनके यहाँ दिखाई देता है। तो इस तरह से ये मैथिली शरण गुप्त जी जो है, इनका जो कविता है ये है पंच सिद्धराज पंचम सर्ग, ये खंड काव्य है। इससे ये लिया हुआ है कि पंचम सर्ग क्या है। पंचम सर्ग ये जो है, पंचम सर्ग में उन्होंने बताया है कि किस तरह से पंचम सर्ग के बारे में कवि ने कहा हुआ है। यह सिद्धराज जो है कविता की तरफ मुड़ते हैं कि एक पुत्र छोड़ सब पाया सिद्धराज ने, दुहस्स प्रताप तेज उस प्रभु विष्णु का, लगे बचते से चलते थे सावधान हो, किंतु मृत हो रहा था मन अब उसका, आप वही आ रहा था सबके समीप सा, अपने उपास्य के ललाट पर ध्यान में, नित्य देखता था वह तीसरे नयन से, ओढ़ के पलक पट शांत अकलान से। झलक रहा है कांत शीतल रघु धांसी ही, होकर भी पाप आप वह भक्त शिव शक्ति का, भावुक था दूसरों की धर्म भावना का भी, शास्त्रों के दृश्यों की समार भूमि का, शास्त्रों का तांत्रिक अर्जन भी। इस तरह ये बड़ी लंबी कविता है। इस में यहाँ उन्होंने दिया हुआ है कि ये लंबी कविता होने के साथ साथ इसे खंड काव्य की उपाधि यहाँ दी हुई है कि सिद्धराज का पंचम सर्ग ये जो है, सिद्धराज का पंचम सर्ग, यह सिद्धराज कविवीर मैथिली शरण गुप्त जी का ऐतिहासिक खंड काव्य है, जिसमें मध्य भारत के कुछ प्राचीन गणराज्यों के पारस्परिक संबंध और उनमें परस्पर संघर्ष और विजय कामना के बावजूद मानवीय गुणों की प्रतिष्ठा एवं देशभक्ति की भावना को लक्ष्य किया गया है। कवि की दृष्टि है कि वे गणराज्य अलग अलग सत्ता रखते हुए भी एक दूसरे का समाधान करते हैं और इस प्रकार सत्ता के विकेंद्रीकरण के होते हुए भी यह एक राष्ट्रीय ऐक्य था। इस काव्य के कथानक के संबंध में स्वयं कवि कहता है कि पुस्तक में जो घटनाएं हैं वे ऐतिहासिक है, परंतु उनका क्रम संदिग्ध है, इसलिए लेखक ने उसे अपनी सुविधा अनुसार बना लिया है। जो अंश काल्पनिक है वे आनुअंशिक है और उनसे ऐतिहासिकता में कोई बाधा नहीं आती है। इस पुस्तक की सामग्री श्री कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी के सिद्धराज संबंधी उपन्यासों, गौरीशंकर हीरानंद ओझा के द्वारा प्राप्त जानकारियों तथा चिंतामणि विनायक के वैद्य के इतिहास ग्रंथ पर आधारित है। कवि ने इस खंड काव्य का रूप प्रदान किया हुआ है। खंड काव्य के प्रथम सर्ग में पटना के राजा सिद्धराज की माता मिनल देवी सामनाथ जा रही हैं और मार्ग में मोहबे की एक क्षत्रायणी द्वारा सूचना मिलती है कि सोमनाथ दर्शन पर राजा कर लगा हुआ है और जो तीर्थ यात्री राजा के कर नहीं दे पाते उन्हें बिना दर्शन वापस होना पड़ता है। यद्यपि वह पाटन राज्य का अंग था और सिद्धराज की ही ऐसी राजाज्ञा थी कि फिर भी माता इससे अनभिज्ञ थी। इस जानकारी पर मातुश्री मार्ग में से ही बिना दर्शन वापस होने का निर्णय घोषित करती हैं। अंत में सिद्धराज देव दर्शन पर राज कर हटाने की अब घोषणा करता है, तभी वे सोमनाथ जाती हैं। द्वितीय सर्ग ये जो है
कि द्वितीय सर्ग में पालवन नरेश नरवर्मा जब सिद्धराजी मातुश्री के साथ सोमनाथ गया था, उसी बीच पाटन पर आक्रमण कर देता है और राज्य मंत्री से विजय प्रतीक के रूप में सोमनाथ यात्रा का फल मौखिक रूप से प्राप्त कर बिना किसी जनधन की हानि के चलता जाता है। लौटने पर सिद्धराज यह समाचार सुनकर मालव पर प्रत्याक्रमण करके अपमान का बदला लेता है। बीच ही में नरवर्मा की मृत्यु हो जाती है और उसका पुत्र यशोवर्मा राज्याधिकारी बनता है। युद्ध चलता ही है। संधि में अपमान लगा। युद्ध में मालव का हारा गया। सिद्धराज जयसिंह जीत गया, पर मालव के सेनापति जगदेव ने मातृभूमि के लिए जिस वीरता का परिचय दिया, वह इस सर्ग का प्राण तत्व है। सिद्धराज जीतकर भी यशोवर्मा और जगदेव के स्वतंत्र प्रेम में से संपन्न हो उनका अनवती का राज्य उन्हें सम्मान वापस करके लौटा देता है। तृतीय सर्ग में यह कहा गया है कि तृतीय सर्ग में सरोट नरेश नवधन के 4 पुत्र जब उसे पाटन से पुनस्ती बहर का बदला चुकाने का वचन नहीं दे पाते और पौत्र खंगर यहाँ बीड़ा लेता है, तो वही उत्तराधिकारी घोषित होता है। सिंधु के राजा की कन्या रणक दे गृह दोष के कारण त्याग दी जाती थी और बचपन से ही सरोड राज्य में एक कुम्हार के घर पोषित हो रही थी। उसके सौंदर्य की सुगंधी चारों ओर फैल गई थी। मृगया के बहाने सिद्धराज जयसिंह उधर आया और उसे रूपवती को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। जब यह समाचार सरोड राजा कंगार को मिला, उसने पहले ही पहुंचकर उस रूपवती का वरण कर लिया। यह समाचार पाकर सिद्धराज सरोड पर चढ़ आया। उसने युद्ध में खंगार को तो मारा ही, रानक दे के सुकुमार शिशु की भी प्रतिशोध में हत्या कर दी। रानक ने देने से इस पाशविक कृत्य पर उसे फटकारा और सिद्धराज को दृढ़तापूर्वक ठुकरा दिया। सिद्धराज को स्वयं अपने कुकृत्य पर ग्लानि हुई। चतुर्थ सर्ग में सिद्धराज पलादक्ष नरेश झरना पर आक्रमण करता है और उसे बंदी बनाकर लाता है। बंदी गृह में उसे देखकर सिद्धराज की कन्या उस पर मंत्रमुग्ध हो जाती है और जर्नोराज भी उसकी ओर आकर्षित होता है। सिद्धराज जर्नोराज से कन्या का विवाह करके उसे मुक्त कर देता है। पंचम सर्ग में यह बताया जाता है कि पंचम सर्ग इस खंड का 5वां और अंतिम सर्ग है। इस रचना का ही निष्कर्ष नहीं है, अपितु मैथिली शरण गुप्त की राष्ट्रीयता और राजनीतिक दर्शन का भी मूल मंत्र है। यहाँ अपितु राष्ट्रीयता और राजनीति का दर्शन का भी मूल मंत्र है। राष्ट्र कवि गुप्त जी की उदार राष्ट्रीय दृष्टि, शक्ति, शौर्य के साथ ही शांति, न्याय तथा जनगण की सुख शांति की कामनाएं इसमें पंजीकृत हुई हैं। कथा तो इस सर्ग में इतनी है कि महोबे के राज्य व्यवस्था, सुख शांति और वहां के राजा मदन वर्मा के सुकृत्यों की चर्चा सुनकर सिद्धराज महोबा भ्रमण
हेतु जाता है और वहां उसकी और मदन वर्मा की मैत्री होती है। फाल्गुन का मास है, वे रक्त की होली न खेलकर रंग की होली खेलते हैं और खंडक से नहीं अपितु प्रेम से ही एक दूसरे को जीतते हैं। इन मिलन में पाटन और महोबा को अलग राजसत्ता के होते हुए भी मानो एक सूत्र में पिरो दिया है। धार्मिक सहिष्णुता इस काव्य में इस तरह से है कि इस सर्ग में कवि ने अपने धर्म के प्रति आड़िंग निष्ठा और उसके प्रति अक्षय स्वाभिमान के साथ ही अन्य धर्मों के समाधान की भावना को व्यक्त किया गया है। जयसिंह के संबंध में वह कहता है, होकर भी आप वह भक्त शिव शक्ति का भावुक था, दूसरों की धर्म भावना का भी। जीर्णोद्धार जैन मंदिरों का भी कराया था। इस उदारता के साथ कवि की दृष्टि में हिंदुओं में परस्पर पंथ भेद उनकी एकता में बाधक है। इस संकीर्णता से भी वह उन्हें उबारना चाहता है। मदन वर्मा धार्मिक विभेद पर कहते हैं, एक देव के भी यहाँ 100 भाग हो चुके, हर हर महादेव एक मंत्र रहते, कोई जय बोलता है मात्र सोमनाथ की, कोई महाकाल की तो कोई एक लिंग की, रह गए आप विश्वनाथ काशीनाथ ही। यहाँ आदर्श राज्य व्यवस्था के बारे में भी यहाँ कहा गया है कि कवि ने इस सर्ग में यह निरूपित करने का प्रयास किया है कि आदर्श राज्य वह है जहाँ राजा प्रजा के ही हित में ही निरंतर हो, देश में सुखी समृद्ध हो, शांति हो, सबको धार्मिक सामाजिक समानता का अधिकार प्राप्त हो। विजय कामनी सिद्धराज अंततः इसी व्यवस्था में लीन होता है। वह मृगया के बहाने गांव में आता है और एक समग्रवासी से पूछता है। वो कहता है, तुझको अभाव किस वस्तु का है, कहूँ तो? ग्रामवासी उत्तर देता है, खेत कुआ है तो और इष्ट क्या किसान को, और गीत गान है तो कष्ट क्या थकान को। फिर भी कुछ ऋण पूर्वजों का लिया हुआ है, उसका नैतिक बोझ है। सिद्धराज उसका ऋण अदा करके उसे प्रसन्न करता है। दूसरी ओर महोबों का राजा मदन वर्मा भी प्रजा सेवा में निरत है। देता है भोगता है शूर दोनों हाथों से, रात में भी जगता है और सोती है सुखी प्रजा। आजादी की जंग के सिपाही कविवीर मैथिली शरण भी इस प्रकार की राज्य व्यवस्था आजाद भारत के लिए आदर्श मानते हैं। शौर्य और शांति का प्रतीक भी इस खंड काव्य में दिखाई देता है। कवि ने इस सर्ग में यह दिखाने का प्रयास किया है कि अपने शौर्य और स्वाभिमान के लिए युद्ध अनिवार्य होता है, पर अकारण युद्ध ठीक नहीं है। जयसिंह और मदन वर्मा के व्यवहार इसी सिद्धांत का पोषण करते हैं और मदन वर्मा का दूत जयसिंह से वे कहते हैं कि शत्रु जयी जानते हैं, मित्रता का मूल्य भी। पाटन महोबा मिल और भी महान हो, छोटे छोटे गणराज्य परस्पर मिलकर रहते तो भारत की स्वतंत्रता अनिष्ट रहती। मदन वर्मा का विचार है कि यदि जयसिंह धन चाहता तो उसे धन दे दिया जाए, यदि युद्ध चाहता तो उससे भी उसे तृप्त किया जाए। पर जयसिंह की जेता दृष्टि बदल चुकी है। अब वह प्रेम की जीत को सर्वोपरि मानता है। वह कहता है, जितना मिला है मुझसे थोड़ा नहीं वह भी, भोग लूं उसी को क्यों न बैठकर शांति से। यहाँ इस सिद्धराज के पंचम सर्ग में कहा कि राष्ट्रीय एकता की भावना
इस में दिखाई देती है। इस सर्ग में कवि इतिहास के इस आख्यान के माध्यम से राष्ट्र की राजनीतिक एकता मंत्र भी देता है। उसका मत है कि इस एकता के लिए व्यक्तिगत अहंकार और स्वार्थ बाधक है। एक समष्टि दृष्टि चाहिए। पहले जब राजनीतिक एक छत्रता थी तो राजा की दृष्टि व्यक्तिगत थी। एक छत्र रखा चंद्रगुप्त ने, अशोक ने, विक्रम ने, हर्ष ने भी, किंतु व्यक्तिगत ही। देश है विशाल है, दूर दूर लोक सा, भार एक क्षत्रियों के ईर्ष द्वेष उमने। और लोभ कौन बड़ा होगा भला राज्य से, पर राज्य सत्ता से उदासीनता भी राजा के लिए ठीक नहीं। इससे स्पष्ट रूप में निर्बलता आती है। और अंततः कवि कहता है कि दूसरी दिशा में उदासीन हम हो रहे, कोई क्यों न ले, राज्य छोड़ दिया राजा ने। अतः परस्पर ईर्ष्या द्वेष रहित होकर एक दूसरे के प्रेम में बंधकर राजा को अपना राज्य सुचारू रूप में चलना चाहिए, तभी राष्ट्रीय एकता बन सकेगी। काव्य वैभव। इस सर्ग में कवि ने मोहक प्रकृति वर्णन प्रस्तुत किया है। साथ ही परस्पर संवादों में भाषा का ऐसा जीवंत और प्रभावकारी रूप प्रस्तुत हुआ है कि कवि का अभिप्राय उनमें से व्यंजित हो उठता है। इस काव्य में संवादों में नाटकीय तत्व की प्रधानता है। पूरी कथा एक उपन्यास की तरह पढ़ने की उत्सुकता प्रारंभ करते ही उत्पन्न हो उठती है और पाठक उसे समाप्त करके उसके रस में उसी प्रकार सिक्त हो उठता है, जैसे जयसिंह और मदन वर्मा होली के रंग में एक दूसरे पर पिचकारी छोड़ते हुए सरोवर हो उठते हैं। इस तरह यह मैथिली शरण गुप्त की का जो खंड काव्य है सिद्धराज का पंचम सर्ग, ये जो है ये पंचम सर्ग का हम लोगों ने यहाँ इसका वर्णन अध्यापन किया। अब दूसरे कवि जो है वो है अयोध्या सिंह रामचरित उपाध्याय। रामचरित उपाध्याय ये जो है ये रामचरित उपाध्याय की जो रचना है, इस रचना में उन्होंने ये बताने की कोशिश की हुई है, इनकी जो कविता है रामचरित उपाध्याय की कविता है यहाँ भव्य भारत और भारत का हित। भव्य भारत और भारत का हित, ये दो कविताएं यहाँ हमें इन दो कविताओं का हमें अध्ययन करना है। यहाँ दोनों कविताओं का अध्ययन, पहले हम इस कवि का परिचय देख लेते हैं कि कवि का परिचय जो है कि कवि का परिचय इस तरह से बताया जा सकता है कि अयोध्या रामचरित उपाध्याय ये जो है ये रामचरित उपाध्याय द्विवेदी युग के राष्ट्रीय कवियों में अपने ढंग के अनूठे रचनाकार थे। उनके पूर्वज मूलतः गोरखपुर जनपद में थरमोली ग्राम में निवासी थे और कवि पर कई पीढ़ियां पूर्वज आजमगढ़ जनपद के मजहापुर ग्राम में बसे थे। इनका जन्म जो है उनका जन्म कार्तिक कृष्ण 1929 में यानी 20 अक्टूबर 1872 में इनका जन्म हुआ है। प्रारंभ में अपने माता पिता से और उनके
निधोरो उपरांत अपने अंग्रेज पंडित अंगज महादेव शास्त्री से संस्कृत का अध्ययन किया। 1890 में अध्ययनार्थ वे काशी गए। 1904 में महाउपाध्याय पंडित शिव कुमार शास्त्री के यहाँ संस्कृत का अध्ययन करते रहे। व्याकरण, साहित्य, दर्शन, गणित ये जो है और ज्योतिष उनके अध्ययन के विषय थे और वे एक अच्छे पंडित थे। यहाँ उन्होंने अपने उन्हें अपने पांडित्य का स्वाभिमान भी था। बचपन का अल्पकाल आजमगढ़ में व्यतीत होने के पश्चात वे गाजीपुर चले गए। वहां उन्होंने गाजीपुर में ही बिता और 66 वर्ष की अवस्था में जबड़े से कैंसर से उनका निधन हुआ और उनका निधन की तारीख है 12 नवंबर 1938। इनको जबड़े का कैंसर होने के कारण 66 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। श्रृंगार, भक्ति, नीति संबंधी काव्य लिखा और अवधि में बर्वेक छंदों में भी कुछ रचनाएं की हैं। बाद में खड़ी बोली में काव्य रचना के लिए प्रोत्साहित हुए हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभाव से उन्होंने खड़ी बोली में महाकाव्य, खंड काव्य, गीति आदि का प्रणय किया। उनकी ब्रजभाषा की रचनाओं का संकलन ब्रज सस्सई नाम से प्रकाशित हुआ था, जिसमें 700 से अधिक दोहे हैं। अन्य उनकी प्रारंभिक रचनाएं उपलब्ध नहीं है। तो इस तरह यह रामचरित उपाध्याय जी का साहित्यिक परिचय था। साहित्यिक परिचय के साथ साथ उनकी जो कुछ कविताएं जो हैं उसकी कविता को हम देखते हैं कि कविता उन्होंने बताई हुई है कि जो कविता उन्होंने बताई हुई है वो कविता का भव्य भारत ये जो है कि भव्य भारत और दूसरी कविता है उनकी भारत का हित। ये दो कविताएं यहाँ हमें अध्ययन के लिए रखी गई हैं। यहाँ अगर हम देखें, तेरे कविता की तरफ लेकर जाता हूँ। तेरे रच करनों से ईश्वर भी निज देह बनता है, अति कृतज्ञ हो वह तेरे गुण अंतिम मुखों से गाता है। देह मिटाकर फिर तुझसे ही उनको कभी मिलता है, इसलिए जगदीश्वर से भिन्न न माना जाता है। जय जय भारत पुण्य निधान, इस त्रिभुवन में अन्य देश क्या तेरे सम पावेगा मान। स्वर्गलोक से आकर गंगा तेरे पग तो धोती है, तेरी पूजा करने ही से वह भी पूजित होती है। तेरे चरणोदक को हरने अपने शीश चढ़ाया है, विष्णु चरण सम तव चरणों का शुभ महात्मा बढ़ाया है। स्वर्ग देश वह जय जय देश, तेरे दास दुखी क्यों होगे कुटिल जनों से पाकर क्लेश। तुझे सुनकर सुधा करो से निशी में सिंचा करता है, दिव्य दिवाकर तेरे रस को सुखी से खींचता करता है। मेघों द्वारा तुझे इंद्र भी 4 मास नहलाता है, पंख झलक कर तुझे भी जग जग पालक कहलाता है। सुख सागर है जय जय देश, जिसको वश में करे न तेरा मोह, मंत्र तुल्य वे वेश है। दुर्गम दुर्ग बने हैं तेरे विघ्न, हिमालय अंचल अविकाल खाई है, विरांधी की तनिक न होना विकल भी। अगणित नर कुंजी सिंहों से सेवित हैं, कर सोच नहीं तुमको त्रास दिखा सकते हैं, कभी नहीं नर ऊंची हैं। जय जय भारत प्राणों के प्राण, तेरा क्यों कल्याण न होगा। तू तो इसे त्रिभुवन का त्राणा है, तेरा वृक्ष विशाल बना है। वज्रमाप रजताल का तेरे सिर पर मुकुट विराजित है, अनुप कनक कंचल का। ज्वालामुखी व्याज से तू निज भीषण
जीव दिखाता है तेरे लूक रूप, उससे से न कौन काप जाता है। जय 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 भारत भूषण बाल का, तू ही कला नकल है, भूत ऊपर सारे खल कद्दल का है। इस तरह ये जो कविता है, ये कविता यहाँ इस अयोध्या उपाध्याय जी की कविता है। इस कविता में उपाध्याय जी ने बताया है कि ये जो कविता है, इस कविता में और उनकी दूसरी और एक कविता है कि भारत का हित। ये जो कविता है, ये भारत का हित जो है कि ये हमेशा राष्ट्रीय कवि होने के कारण इन्होंने भारत का हित ही कहा हुआ है कि भारत का हित जो है। इसके बाद में हम दोनों कविताओं का भावार्थ देखेंगे। जो न विदेश भाष्य भूषा के वश होकर फास रहे, वही कहे जो सही करे, जो नहीं करे सो नहीं करे। प्राण प्राणों में प्राण प्रतिपाले, भले से भी टले नहीं। भारत का हित वही करेगा, रखल चलो से चले नहीं। खाते पीते सोते जागते जो जन सदा सचते रहे, सुमन सरी के तन पर जिसके सुखद खलों की बात बेत रहे। जो विभव भ्रम में पड़कर श्रम के क्रम से थके नहीं। भारत का हित वही करेगा, काम करे जो सबके नहीं। समझे वाके नहीं, समझे खेल जेल का को मन में, जो बेड़ी पहने तन में। खल बदल की दुष्टि सहे, जो फाके धूल विजन वन में। मरण काल को उत्साह समझो, जो न किसी से हटे कभी। भारत का हित वही करेगा, जो न बात से कटे कभी। जो भारत में बसे वस्तु भारत की वर्ते प्रण करके, दुख सुख समझे न पड़े, जो कभी प्रलोभन में पर के। अरे सुधा से सदा शुद्धता, खल से खलता किया करे। भारत का हित वही करेगा, जो असहयोग रस पिया करे। जो न विदेशी वस्तु विलो के ओढ़े चद्दर खद्दर की, जो केवल अपने बल चलकर देखभाल रखे घर की। खल खल दल कल फल के चल से भी भ्रम कहलाए। भारत का हित वही करेगा, जो न कभी धोखा खावेगा। श्वेत चर्म पर जो न भूल कर व्यर्थ शंकु तुल्य छूले। दास वृत्ति पर कर के मन में, जो न कभी फूल कर कर उलके। जो परवेश क्लेश कर समझे देश विदेश शीश धारे। भारत का हित वही करेगा, जो असहिष्णुओं से न कभी हारे। फैशन की फांसी में फंसकर जो नर नहीं विलास करे। मुक्ति के लिए भक्ति से जो नर शक्ति विकास करे। जो न सुख खाशा से निराश होकर अपना उपहास करे। भारत का हित वही करेगा, जो न त्रास को पास करे। पीस पावे जो हित तिल का सुख से दिस जावे, वे चंदन सा लेहटे ना टापू को मन में, जो भी समझ चंदन ना वासा करे। इस तरह यहाँ इस कवि की कविता है। और ये कहते हैं कि इस दोनों कविताओं का अगर हम सार देखें, भावार्थ देखें, तो इस तरह से है कि यहाँ कवि कहता है कि कवि रामचरित उपाध्याय जो है राष्ट्रीय कविताओं के संकलन राष्ट्र भारती में यह रचना संग्रहित है। इसमें कवि ने जन्मभूमि की महत्ता का प्रतिपादन किया हुआ है। कवि इस कविता के प्रत्येक क्षण में एक एक तर्क उपस्थित करता हुआ उसकी महिमा बखान कर रहा है। मातृभूमि का स्थान माता से भी बड़ा है। माता पूर्णतः पुत्र के प्रति निस्वार्थ नहीं हो सकती, पर जन्मभूमि निस्वार्थ सेवा करती है। मृत पुत्रों को जननी त्याग देती है, तब यह धरती ही उसे अपनी गोद में स्थान देती है। यहाँ उन्होंने
वह पिता गंगा आदि सभी आदरणीय से महान है। कवि शुक और हंस का उदाहरण देकर बताता है कि पक्षी होने पर भी उनकी मातृभूमि अनुरुक्ति एक आदर्श है। कविता सरल है, राष्ट्रभाव से परिपूर्ण है। यहाँ ये कवि कहता है कि भव्य भारत ये जो कविता है, इस कविता में कवि कहता है कि यह कविता भी राष्ट्रीय भारती से संग्रहित है। इसमें कवि ने भारत की भूमि की भव्यता को काव्यमय ढंग से रेखांकित किया हुआ है। इस भूमि को ईश्वर से अभिन्न मानता है। स्वर्ग से आकर गंगा जिस धरती का चीर पखारती है, जिसे चंद्रमा अपने अमृत किरणों से सिंचता है, सूर्य, इंद्र, पवन जिस धरती को सूखाकर अगर बनाए हुए हैं, पर्वत जिस दुर्ग की सुरक्षा करते हैं, समुद्र जिसके तीनों ओर खाई से घेरे हैं, नरसिंहों की यह भूमि अभय है, जिसके राजतला विघ्न और शीशों पर वर्ण स्वर्ण का मेरु पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वत इसकी भीषण जीभ जैसे है, जिस प्रकार यह विश्व अनूप है। इस कविता में आगे और वे कहते हैं कि भारत भारती ये जो कविता है, या ये जो कविता है, उन्होंने इनकी दूसरी जो कविता है, दूसरी कविता में उन्होंने बताया हुआ है कि भारत भारती ये जो कविता है, भारत भारती कविता में उन्होंने बताया हुआ है कि भारत का हित, ये जो उनकी दूसरी कविता है, ये दूसरी कविता में उन्होंने बताया कि कवि अपने ढंग की अनूठी रचना देव सभा है, जिसमें देवत्व की सभा में एक स्वर्गस्थ भारतवासी इस कारण दुखी है कि भारत से अधिक सुकर उसे स्वर्ग भी नहीं लगता है। साथ ही भारत की पराधीनता एवं अंग्रेजों द्वारा उसके शोषण से भी वह दुखी है और देव सभा में अभ्यर्थना करता है उसके सर्वोपम देश भारत की इस संतान का हरण किया जाए। वह यह भी चेतावनी देता है कि यदि भारत की दुर्दशा पर ध्यान नहीं दिया जाए तो भारतवासी स्वर्ग के देवों से भी असहयोग करेंगे। असहयोग आंदोलन का यहाँ संकेत दिया हुआ है। इंद्र इसे आश्वासन देते हैं कि मैं अन्य देवों से परामर्श करके कल तुझे कुछ उत्तर दूंगा। दूसरे दिन पुनः देवताओं की सभा हुई। इंद्र ने देवताओं के सामने भारत की भूरी भूरी प्रशंसा की और स्वर्ग तथा भारत के अटूट संबंधों का बखान करते हुए भारतीयों से पूछा कि भारत तुम्हारी राय से ही भारत की पराधीनता हम दूर करने का उपाय करेंगे। इंद्र के प्रस्ताव पर भगवान विष्णु को परादर्श भेजते हैं, जो मनुष्य रूप में अवतरित होकर भारत की पराधीनता से मुक्त कराने के हेतु बनाने वाले हैं। इस प्रस्ताव के पहले भारतीय उस व्यक्ति की गुणावली बताता है जो भारत जाकर भारत का हित कर सकता है। वहीं से यह अंश संग्रहित किया गया है। इस प्रकार यहाँ राम उपाध्याय जी इस प्रसंग में स्वर्गस्थ भारतीय कहता है कि देवराज भारत का हित स्वदेश और स्वभाषी प्रेमी सत्यवादी दृढ़ प्रतीक्षा और दृष्टापूर्व आचरण से विरत व्यक्ति ही कर सकता है। उसमें जेल काटने, बेड़ी पहनने और प्राण स्वर्ग से करने की क्षमता भी होनी चाहिए। जो विदेशी वस्तुओं का त्यागी, खद्दाधारी और देश के लिए अपना सुख सब कुछ न्यौछावर करने वाला होगा, वही भारत का हित कराने में समर्थ होगा। ऐसा ही परामर्श भारत भेजने की प्रार्थना वह करता है। कवि इससे गांधी जी के व्यक्तित्व की झलक देखकर उन्हें देवतार बताना चाहता है। इस तरह यहाँ ये जो कवि है
इस कवि की 2 कविताएं मैथिली शरण गुप्त और दूसरे जो है वो है राम उपाध्याय। इनकी 2 कविताएं भव्य भारत और भारत का हित, ये 2 कविताएं हम लोगों ने यहाँ पे देखी। अब हम इसका माखनलाल चतुर्वेदी की 2 कविता जो है 2 कविताएं हम अगली तासिका को देखेंगे। तब तक के लिए हम यहाँ रुकते हैं।